यह मुद्दे पर आते हैं। आपके आईटीआर फाइलिंग की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया है और उसको अब कर दिया गया है 15 सितंबर। क्यों ये फैसला लिया गया है, इसका आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? हमारे साथ जुड़ गए हैं तरुण गर्ग, डायरेक्टर डिलॉयट इंडिया। तरुण, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और अब कितनी बड़ी राहत की खबर, आप अपने नज़रिए से हमको बताइए, क्योंकि लास्ट मिनट तक चीज़ें टली हुई रहती थी, सिस्टम्स और टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते थे, बहुत सारी शिकायतें होती थी, ख़ासतौर से सीए और जितने भी हमारे टैक्स एक्सपर्ट से हम बातचीत करते थे। अब उस फ्रंट पे आपको राहत मिली है इस खबर से? धन्यवाद कविता, शो में बुलाने के लिए। कविता, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ये एक राहत की खबर है। कारण यही था कि देखिए, अगर इस बार की रिटर्न की डेडलाइन देखें, वैसे तो 31 जुलाई होती है, बट अब आप ये देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स भी, जो कि आमतौर पर पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे जनवरी में ही, अब तो गवर्नमेंट रिलीज करने लग गई थी। इस बार अप्रैल के एंड में और इवन 9 मई तक भी ये फॉर्म्स अनाउंस होते जा रहे थे। बहुत सारे 6 नोटिफिकेशंस के जरिए इनको करा है। तो डेफिनेटली है कि बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। उसके कारण ये भी हैं कि इन फॉर्म्स में हम देख रहे थे कि बहुत सारी एडिशनल डिस्क्लोजर्स को ऐड किया है। उसका रीजन भी यही था कि जो फाइनेंस एक्ट 2024 में जो बदलाव किए गए थे, जैसे कैपिटल गेन्स का आपको सेपरेट डिस्क्लोजर करना है। अगर आपने कुछ घर को खरीदा बेचा है तो 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने बेचा है तो उसके लिए अलग रिपोर्टिंग है, और अगर 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा है तो उसकी अलग रिपोर्टिंग्स हैं, क्योंकि टैक्स रेट्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस, फर्क आए हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते करते ये सब सरकार को भी समय चाहिए था। तो ये बहुत ही एक सैलरीड इंडिविजुअल्स या फिर जो नौकरी पेशा हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही एक राहत भरी खबर है कविता। तरुण, ऐसे में तो देखिए अब चेंजेस तो हुए हैं, हम तो जो ऑलरेडी सेट सिस्टम था उसमें भी चीज़ों को डिले कर देते थे और अब यहाँ पर नए बदलाव आए हैं। डेडलाइन भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट रवैया क्या अभी भी रहेगा? क्या उसमें कोई तब्दीली होगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो नोट करने वाली बात है। अब हम भारतीयों के लिए, सभी के लिए कहते हैं कि लास्ट मिनट पर ही हम फिर भी अपलोड करते हैं अपनी सारी चीजें। बट मैं दर्शकों से, अपने जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस डेडलाइन जो बड़ी है इसका पूरा लाभ उठाएं। ये विंडो सरकार ने 2 कारण से बढ़ाई है। एक, उन अगर आप ये नोटिफिकेशन भी देखेंगे उसमें क्लियरली कहा गया है कि अब जैसे ईटीडीएस रिटर्न्स होती हैं जो एम्प्लॉयर्स को या फिर जो बैंक्स हैं, इन सबको जो जो आपका टैक्स काट के जो रिटर्न्स अपनी भरते हैं, तो वो भी 31 मई है उसकी फाइनल डेडलाइन Q4 की। तो वो सारे क्रेडिट्स आपके 10 या 15 जून तक आना शुरू हो जाएगा। तो एक बहरहाल सिर्फ 45 दिन का ही टाइम मिलता था, तो इसीलिए ये विंडो डेडलाइन बढ़ाई गई है। हालांकि फिर भी मैं यही कहूंगा कि अपना जून के बाद या जून के अंदर अंदर असेसीज अपनी इनकम को रिकंसाइल करें, और सारा जो भी इन बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपने जो भी इनकम्स कमाई हैं, उनका सारा लेखा जोखा ब्यौरा बना लें। एंड ट्राई करें कि या तो जुलाई नहीं तो अगस्त तक ये सारी रिटर्न्स भर दें। अगर आप नहीं भरेंगे तो देखिए, एक एडवांस टैक्स का भी आपके ऊपर एडिशनल बर्डन पड़ता है सेक्शन 234B एंड 234C में। बिकॉज अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 या ऊपर आता है रिटर्न में, जब अगर आप भर रहे हैं, तो फिर वो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी भी किक हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि दर्शकों से कि अपना मैक्सिमम इसको यूटिलाइज करें और अगस्त तक अपनी रिटर्न फाइलिंग कर दें। हालांकि डेडलाइन फिर भी 15 सितंबर है, तो लास्ट मिनट तक ना छोड़े। बिकॉज उसमें होता क्या है कि फिर अगर वेबसाइट में कुछ ग्लिचेस आने शुरू हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं लास्ट मिनट हैंग होती है वेबसाइट इनकम टैक्स की। तो मेरा मानना तो यही है, इसको पूरा यूटिलाइज करना चाहिए हम सबको। तरुण, आप ये बताइएगा, क्योंकि बदलाव भी हुए हैं, अब ऐसे में किसी को अगर बदलाव स्टडी करने हो, समझने हो, तो कैसे आगे बढ़ा जाए?
देखिए बदलाव काफी सारे हुए हैं। अगर मैं सारा तो कवर नहीं कर पाऊंगा, बट एकेडमिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखिए आईटीआर 1 में भी काफी बदलाव हुए हैं किए हैं। पहले आईटीआर 1 में अगर आपने आमतौर पर ये किसके लिए अप्लीकेबल होती है, कोई भी अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है और अगर उसकी आमदनी सिर्फ 50 लाख तक है, तो वही एक इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स आईटीआर 1, जिसको हम सहज भी बोलते हैं, सहज फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसमें चेंजेस करते हुए एक 112 ए में, जैसे इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 112 ए, उसमें अगर आपने कोई भी शेयर्स की खरीद बेच करी है और 1,25,000 तक का आपका गेन है, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। आईटीआर 1 में एक ये नया बदलाव है। एक आधार एनरोलमेंट आईडी पहले होता था, तो वो हटा दिया गया है। आईटीआर 2 की मैं बात करूं, आईटीआर 2 में अदर एसएससीज जिनकी अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है, या नॉन रेसिडेंट्स हैं, या फिर आपके पास शेयर्स खरीद बेच की कैपिटल गेन्स की इनकम है, तो वो आईटीआर 2 उन पे लगेगा। तो उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। जैसे अगर आपने कोई शेयर बाईबैक करा है कंपनी ने, तो वो सारा अब आईटीआर फॉर्म में अब आपको अदर सोर्सेज में भरना पड़ेगा। उसके जो अगर लॉस हुआ है, तो उसको आपको सेक्शन 50AA में प्रॉपरली रिपोर्ट करना होगा। एक जो और हमने देखा था, एसेट लाइबिलिटी शेड्यूल जो था पहले 50 लाख तक की आय पे अप्लीकेबल होता था, तो उसको बढ़ाकर उसकी लिमिट को 1 करोड़ कर दिया गया है। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं। और और मतलब जैसा मैंने और बताया था कि 23 जुलाई 2024 से पहले अगर आपने कोई भी शेयर्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को खरीदा बेचा है, तो उस पे एक अलग रेट लगता है। जैसे अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, तो वो 15% था, और अगर आपने 23 जुलाई के बाद बेचा है, तो वो 20% का रेट एप्लीकेबल है। सिमिलरली लॉन्ग टर्म के गेन्स पे भी 10% के रेट से बढ़कर वो 12.5% हो गया। तो वो सारे डिटेल्स आपको प्रॉपरली रिपोर्ट करने पड़ेंगे, और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को भरते समय काफी एक केयरफुली इस बार रहना पड़ेगा, काफी ध्यानपूर्वक इस बार भरना पड़ेगा सारे एसएससीज को, अपने रिटर्न्स को। तरुण, ऐसे में क्योंकि हम अपने एआईएस को भी कंपेयर करते हैं, उससे भी मिलान करते हैं, तो अब उसमें जो चेंजेस हैं क्या वो रजिस्टर हो गए होंगे? क्योंकि फॉर्म से बदलाव हैं, तो एआई से मिलान करते वक्त कोई दिक्कत सामने आएगी, कोई नई चीज जो ध्यान में रखनी हो? देखिए कविता, बिल्कुल ये जो एआईएस में सारे डिटेल्स आपके रिफ्लेक्ट 31 मई के बाद ही होंगे, क्योंकि 31 मई तक Q4 का, जैसे मैंने बताया था, रिटर्न डेडलाइन होती है। उसको हम ईटीडीएस रिटर्न्स बोलते हैं। वो सारे, या तो एम्प्लॉयर्स को अगर आप नौकरी पेशा हैं, या फिर बैंक्स हैं, या फिर अदर आपके जो जिन्होंने भी टैक्स काटा है, तो वो 31 मई तक भरेंगे। तो 31 मई के बाद ये 10-15 दिन और लगते हैं। तो आमतौर पर 10 जून या 15 जून के आसपास ये सारे आपके टीडीएस क्रेडिट्स, इनकम की डिटेल्स उसमें रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके बाद डेफिनेटली एक एसएससी की ये जिम्मेवारी है कि उसको केयरफुली स्टडी करें कि क्या ये मेरी इनकम या फिर मेरे जो टीडीएस के डिटेल्स हैं, ये करेक्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे, तो इनकम टैक्स पोर्टल पे एक ये पूरी फैसिलिटी है, जिस पे आप जाकर अपनी एक शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी ने इनकरेक्ट वे में आपकी इनकम्स को दिखा दिया है एआईएस टीआईएस में, तो आपको प्रॉपरली उस फैसिलिटी का यूज करते हुए उसको करेक्ट करना होता है, और उसके बेसिस पे ही फिर आप अपनी रिटर्न भरने की तरफ आगे कदम उठाएं। अगर आपने ये सारी करेक्शंस नहीं करे, तो रिटर्न में मिसमैचेस आएंगे, और फिर ये नोटिस ट्रिगर होने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कभी तो। एब्सोल्युटली, थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, और जितना हो सके समय पर ये प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अब क्योंकि नई चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो समझने में आपको एक प्रोफेशनल की भी हेल्प लगे, उससे भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, और स्मूथली इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने और टाइमली पूरा करने की सलाह भी दी जा रही है। तरुण, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस पूरे मामले की समझाइश दर्शकों को दी आज। धन्यवाद कविता, थैंक यू। इसी के साथ मैं शो को भी समाप्त करती हूँ, लेकिन अगर आपको भी किसी भी तरह से अपने टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेके हमसे सलाह चाहिए, या अपने किसी भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के एस्पेक्ट को लेकर हमसे, हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहिए, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवालों को, 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और
अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर, क्योंकि हम लाइव रहते हैं, यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल हम तक छोड़ सकते हैं। रोज़ाना जो शो हम लेकर आते हैं वो सभी हमारे शोज़ यूट्यूब पर अपलोड होते हैं, तो वहाँ पर आप शोज़ भी देख सकते हैं और अपने सवाल भी छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और एक एक करके हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग रोज़ाना करते हैं इस शो। नमस्कार।